जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस की। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस के बारे में स्टडी किया। अब हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के लिए जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो स्फेरिकल सरफेस जो हमारे पास होंगी वो टू टाइप्स की होंगी। एक होगी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक होगी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हम वन बाई वन दोनों के लिए स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन किस टाइप से होगा, क्या फॉर्मूला आएगा ऑब्जेक्ट, इमेज और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी सरफेस की उसके रिलेशन के लिए। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप से मैटर करता है, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, ये हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए, बेसिकली जब कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करी जा रही है तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस क्या होगी कि सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस को हम कंसीडर करेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, सपोज ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये पॉइंट हो गया इसका पोल, सपोज ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर, एक पॉइंट हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर। ये जो आपका मीडियम है, इस पीछे वाले मीडियम को हम ये मानते हैं ये पीछे आपका मीडियम है, ये मीडियम आपका डेंसर है, ये मीडियम है आपका डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका μ2। इसके आगे जो मीडियम है ये मीडियम हम मान लेते हैं रेयरर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। क्लियर? अब देखिए, पहले तो हम बात करें इस पे रिफ्रैक्शन के लिए, तो इस पे रिफ्रैक्शन किस टाइप से होगा, हम कैसे स्टडी करेंगे। सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है यहाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ सरफेस। ये कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव सरफेस का मतलब है कि इसका जो फेस है, अंदर वाले फेस के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे का जो मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है O, इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब हम बात इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की करते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो समझते हैं। सपोज एक लाइट रे पॉइंट O से इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। तो देखिए, लाइट रे जब सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इधर मीडियम रेयरर है, उधर मीडियम डेंसर है, दैट मींस जो लाइट रे है रेयरर से डेंसर में जाएगी, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आपको मालूम है कि स्फेरिकल सरफेस पे जो नॉर्मल होता है दैट इज द लाइन दैट विल जॉइन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं नॉर्मल। क्लियर? ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, लाइट रे इसको जाना कैसा चाहिए था, जाना चाहिए था इसको इस पाथ को कंटिन्यू करते हुए ऐसा, लेकिन क्या है, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। और जब ये लाइट रे रेयरर से आपकी डेंसर में जाएगी तो हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस डायग्राम को। और क्लियर करने के लिए अब देखिए, सपोज अगर हम बात करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये रहा, इस पॉइंट को हम मानते हैं सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होगा, ये लाइन हो जाएगी नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये एंगल हो गया आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। वैसे तो लाइट रे को स्ट्रेट मूव करना चाहिए, कैसा जाना चाहिए था, स्ट्रेट, मतलब ऐसा। इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करने पे क्या होगा, देन ये जो आपकी लाइट रे है नॉर्मल की तरफ अगर आप ये कहते हो कि बेंड करती है
तो नॉर्मल की तरफ बेंड करने की सिचुएशन में क्या होगा, ये यहाँ से बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब अगर इस लाइट रे को हम बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं, लाइट रे को अगर हम बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं तो बैकवर्ड ड्रॉ करने पे क्या होगा, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। जहां पे आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या बनेगी, वहां बन जाएगी आपकी इमेज। और मान लीजिए यहाँ पे हमारी बन रही है इमेज, हम इसको मान लेते हैं आई। इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी पोल से डिस्टेंस है वी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से वो कितनी हो जाएगी, आर। अब इस केस में देखिए, अब इस केस में अगर हम बात करें तो देखो ये जो एंगल होगा इधर, ये एंगल आर होगा। ये एंगल आर होने का मतलब है ये एंगल भी आर। हम क्या मानते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सपोज इन तीनों के जो एंगल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल है बीटा, इसका एंगल है गामा। अब देखिए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके एंगल भी ले लिए। अब हम इनके लिए रिलेशन फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए, और हम पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मान लीजिए ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा ए एन, नॉर्मल हो गया ए एन, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं एच। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस डायग्राम में बात करें, यहाँ पे हम ट्राइंगल्स के कुछ पेयर लेते हैं, ट्राइंगल्स के पेयर लेंगे, और उन ट्राइंगल्स के पेयर के लिए ये मीडियम आपका डेंसर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। ठीक है, हम ट्राइंगल्स के पेयर लेते हैं। पहला पेयर देखिए, पहला पेयर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं ओ ए सी, ये एंगल अल्फा, ये गामा, अंदर वाला एंगल कितना है आई। हम यहाँ साइड से इसकी ज्योमेट्री बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अल्फा ये है आपका आई, और ये बाहर वाला एंगल है आपका गामा, ओ ए सी। आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो दो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना है, गामा। इंटरनल कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस आई, यानी कि आई आपका निकल के आएगा गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं इमेज के लिए, ट्राइंगल आई ए सी। अब देखो ट्राइंगल आई ए सी को अगर आप देखते हो तो आई ए सी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बीटा, ये आर, ये गामा, ये आई, ये ए और ये सी। अब इसमें जरा देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी एक्सटर्नल एंगल कितना है, गामा। इंटरनल्स कौन कौन से हैं, बीटा और आर। इंटरनल बीटा और आर है, यानी कि गामा इज इक्वल बीटा प्लस आर। क्लियर। यानी कि जो आपका आर होगा, आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। हमने दो रिलेशन फाइंड कर लिए, दो वैल्यूज फाइंड कर ली आई और आर की। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल म्यू 2 अपॉन म्यू 1। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल म्यू 2 इंटू साइन आर। अब जरा इसको देखो, अगर हम इस रिलेशन में बात करें किसके लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स,
स्मॉल एंगल्स के लिए देखो एक बात आपको मालूम है कि स्मॉल एंगल के केस में जो आपका साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा 1 होता है और जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम ये केस अप्लाई करते हैं तो फॉर स्मॉल एंगल्स के केस में आपका क्या इक्वेशन निकल के आएगा वो भी समझ लीजिए। तो स्मॉल एंगल के केस में अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई इज इक्वल μ2 इंटू आर। क्लियर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको, μ1 इंटू आई इज इक्वल μ2 इंटू आर। तो अब देखो क्या आपके पास आ रहा है, μ1 इंटू आई इज इक्वल μ2 इंटू आर। आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल μ2 गामा माइनस बीटा। एक्सपेंड करेंगे तो μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। बीटा को इधर लेके आते हैं, गामा को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ2 बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल μ2 गामा माइनस μ1 गामा। गामा कॉमन ले लीजिए, इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 इज इक्वल, ये आपका क्या आया, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। अब जरा यहाँ पे देखो गामा बीटा और अल्फा, गामा बीटा और अल्फा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से गामा की तो गामा इज इक्वल क्या होगा स्मॉल एंगल के केस में, या गामा की बात करते हैं तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा 10 गामा के इक्वल, और 10 इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम कंडीशन फिर से वही अप्लाई करेंगे फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि जो अपर्चर है हम उसको बहुत छोटा मान के चल रहे हैं। तो अपर्चर के बहुत छोटा होने के केस में जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, बहुत स्मॉल रहेंगे। और जब हम स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो स्मॉल एंगल के केस में जो आपका गामा होगा, जो आपका गामा होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 गामा के। जो आपका बीटा होगा वो इक्वल होगा 10 बीटा के, और जो आपका अल्फा होगा वो इक्वल होगा 10 अल्फा के। क्लियर, हम वैल्यूज करते हैं 10 गामा। अब देखो गामा परपेंडिकुलर h, ये r पोल के किधर है, लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन, अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो इसकी हो जाएगी h अपॉन माइनस r। इसका वैल्यू देखो परपेंडिकुलर h, बीटा के लिए डिस्टेंस कितनी है v, ये भी लेफ्ट में है निगेटिव, h अपॉन माइनस v। इसके लिए कितनी हो जाएगी h अपॉन माइनस u। अगर हम ये वैल्यूज इसमें प्लेस कर लेते हैं तब तो देखिए वैल्यूज प्लेस करने पे क्या होगा नाउ। अब यहां पे देखो आपने ये जो फाइंड किया वो आपके पास क्या आया, गामा इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 इज इक्वल μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। गामा की वैल्यू रखेंगे h अपॉन माइनस r, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल h अपॉन माइनस v। ये आप बात करते हो तो इसमें क्या आएगा, μ2 इंटू h अपॉन माइनस v माइनस μ1 इंटू h अपॉन माइनस u। h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और नीचे तीनों में माइनस है वो भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इन सबको कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r
इज इक्वल μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। क्लियर? ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। अगर हम इसमें मीडियम को एयर मान लें, एक मीडियम को एयर मान लें, तो जब हम एयर के लिए बात करेंगे तो एयर के केस में जो आपका μ1 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो अगर हम μ1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? μ2 माइनस ये जो आपका होगा μ माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। क्लियर? ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। तो सिंपली जब हम बात करते हैं तो हमें क्या है कि हमको केवल इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करते हैं। डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम से हम ट्राइंगल्स का पेयर कंसीडर करेंगे और उसी ट्राइंगल के रिलेशन के बेस पे हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं और हमें रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर? ये तो कंडीशन तब है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? रियरर में। अगर यही हम मान लेते कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होता तब क्या कंडीशन होती, तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होता, ऑब्जेक्ट कहाँ होता? डेंसर में, तो हम ये कंडीशन भी ले लेते हैं यहाँ पे, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? डेंसर मीडियम में रखा हो। तो अब बेटा देखो, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा होगा तो फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या चेंज होगा? देखो, मीडियम के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज आपस में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये हो जाएगा आपका μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज इक्वल μ1 अपॉन u μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। क्लियर? ये आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में रखा है। क्लियर? तो ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का था। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की, तो देखिए बेसिकली हमको मालूम है कि हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, लेंस फार्मूला पढ़ा, तो हमको ये तो कंफर्म रहता है कि दोनों सरफेसेस के लिए फार्मूला सेम आएगा। बट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब बात की जाती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की, तो देखिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसा होगा? मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसको हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिया है। इधर का मीडियम है आपका डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इधर मीडियम है आपका रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? सपोज ये पोल, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज एन ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयरर मीडियम। हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रख लेते हैं। इधर का जो आपका मीडियम है, इधर का मीडियम आपका कैसा है? डेंसर मीडियम है। ये मीडियम आपने डेंसर माना हुआ है। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? रेयरर मीडियम में। अब देखिए, रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा यानी कि इमेज फॉर्मेशन भी होगा, तो हम वही इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सपोज जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है, ये ऑब्जेक्ट आपका पोल से, ये ऑब्जेक्ट आपका पोल से u डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट हो गया आपका O। सपोज एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कहां?
कोई भी एक पॉइंट हम इसको नेम दे देंगे, इस पॉइंट को कुछ भी नेम दे सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इधर रेयरर इधर डेंसर है, जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो पहले हमको नॉर्मल मालूम होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है? ये लाइन जिसको ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे देखो, जब आप बात करते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस लाइट रे को जाना किधर चाहिए था? इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर ना जाके क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की सिचुएशन में देखिए कि सपोज ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और बेंड करने के बाद हम इसको लेते हैं, मान लो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ऐसा है, ये नॉर्मल की तरफ मान लो ऐसा बेंड कर जाएगी, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड करके क्या होगा, सपोज इधर जाती है। ये जब आगे जाएगी तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या होगा, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ आके इंटरसेक्ट करती है, यहाँ बनेगी इमेज। क्यों बनेगी यहाँ इमेज, उसका भी एक रीजन समझ लो, क्योंकि एक लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो स्ट्रेट पास हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, ये एंगल होगा आपका आर। क्या होगा ये वाला एंगल, ये एंगल होगा आपका आर, ये एंगल आपका आई। हम इंसिडेंट रे और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं, सपोज इसके बीच का एंगल है अल्फा, इसके बीच का एंगल हो गया बीटा, और इसका एंगल हो गया गामा। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ठीक, सपोज इसको हमने नाम दे दिया n, और इसकी हाइट मान ली h। क्लियर। अब यहां से देखो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से इमेज की डिस्टेंस मतलब v। क्लियर। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। इस डायग्राम में जो आपका पीओ है वो कितना होगा, लेफ्ट साइड में है मतलब माइनस यू, पीसी राइट साइड में है मतलब आर, पी आई राइट साइड में है मतलब वी। क्लियर। और देखो, जो आपका सरफेस है, हम क्या मानते हैं कि सरफेस का अपर्चर बहुत छोटा है। अगर सरफेस का अपर्चर बहुत छोटा होगा तो स्मॉल अपर्चर के केस में अगर आप बात करते हो, तो स्मॉल अपर्चर के केस में जो आपके एंगल्स होंगे वो भी सारे कैसे होंगे, स्मॉल। और स्मॉल एंगल का केस पहले से हमको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल 1 एंड टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करें इन डायग्राम में हम ट्राइंगल्स के पेयर लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी। अब इस ट्राइंगल का डायग्राम देखो कैसा क्या बन रहा है। ओ ए सी, ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है आपका गामा, ये एंगल है आपका आई। इस ट्राइंगल में देखो एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, आई है। एक्सटर्नल एंगल आई होने का मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल में आप बात करोगे तो आई इज इक्वल क्या होगा, गामा, आई इज इक्वल होगा आपका गामा प्लस अल्फा। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, इन ट्राइंगल आई ए सी। आई ए सी को जरा देखो, आई ए सी, आई ए सी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ए, ये आई, ये सी, ये एंगल गामा, ये एंगल आर, ये एंगल बीटा। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें गामा एक्सटर्नल एंगल है। गामा एक्सटर्नल होने का मतलब है गामा इज इक्वल क्या होगा, आर प्लस बीटा।
यानी कि अगर आप यहां से बात करते हो तो R इज इक्वल क्या होगा, गामा माइनस बीटा। ये दो हमारे पास हैं, हम इन दोनों रिलेशंस को यूज करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। तो अगर हम रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज करें तो देखो स्नेल्स लॉ आपका क्या है। स्नेल्स लॉ की जब आप बात करते हो तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्लियर। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल क्या होगा, म्यू टू साइन आर। अगर हम इसमें कंडीशन इंक्लूड कर लें किसकी, स्मॉल अपर्चर की, फॉर स्मॉल अपर्चर कैसे होंगे, जो आपके एंगल्स होंगे, एंगल्स आर स्मॉल। जब एंगल्स स्मॉल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपका साइन आई होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के, और जो आपका साइन आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। जब एंगल्स स्मॉल हो गए और ये एंगल्स इक्वल आ गए तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, देन जो आपका म्यू वन है तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल म्यू टू इंटू आर। आई की वैल्यू रखते हैं तो म्यू वन आई की वैल्यू है इसमें गामा प्लस अल्फा, और म्यू टू इसकी वैल्यू है गामा माइनस बीटा। इसको अगर हम बात करते हैं तो म्यू वन गामा प्लस म्यू वन अल्फा इज इक्वल म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। गामा को उधर ले जाएंगे, बीटा को इधर लेके आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल, ये म्यू वन गामा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हम गामा को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। अगेन वही कहानी, स्मॉल अपर्चर, एंगल्स आर स्मॉल, तो जो आपका अल्फा होगा वो टेन अल्फा, बीटा होगा वो टेन बीटा, और जो गामा होगा वो टेन गामा के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हमको क्या मिला है, अभी हमको इक्वेशन मिली है गामा इन ब्रैकेट म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। क्लियर, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। फिर से हम वही बात करेंगे, फॉर स्मॉल एंगल्स स्मॉल एंगल्स के केस में जो आपका गामा होगा, अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा के, जो आपका बीटा होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका टेन बीटा के, और जो गामा होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका टेन गामा के। कंडीशन क्या बनेगी देख लीजिए, अल्फा परपेंडिकुलर एच अपॉन माइनस यू, बीटा परपेंडिकुलर एच अपॉन प्लस वी क्योंकि ये राइट साइड में है, गामा एच अपॉन आर, ये भी प्लस में होगा क्योंकि ये भी राइट में है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी क्या क्या वैल्यूज हमको मिलने वाली है, टेन अल्फा इज इक्वल क्या होगा, एच अपॉन माइनस यू, ये हो जाएगा एच अपॉन वी, और ये हो जाएगा एच अपॉन आर। अगर हम इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं, इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो इन वैल्यूज को प्लेस करने पे क्या आएगा हमारे पास, जो आपका गामा है, गामा की जगह क्या आएगा, एच अपॉन आर, ब्रैकेट में रहेगा म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल म्यू वन एच अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू एच अपॉन वी। देख लो ये वैल्यू हमने रखी है, इसमें एच कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, एच कॉमन लेके कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा आपके पास, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल, इधर क्या रह जाएगा, ये पॉजिटिव पहले आ जाएगा, म्यू टू अपॉन वी
ये माइनस का बाद में चला जाएगा तो μ1 अपॉन u आ गया। दिस इज द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी क्या, इफ हम बात करें कि अगर एक मीडियम को हम एयर मान लेते हैं, फॉर एयर के केस में जो आपका μ1 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू, और जो μ2 होगा उसको μ1 की वैल्यू 1 और μ2 की वैल्यू म्यू। अगर ये आप अप्लाई कर लेते हो देन आपका जो आने वाला है वो आएगा आपका μ-1 अपॉन r इज इक्वल म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। क्लियर। कॉमन सी बात यह है कि फॉर्मूले दोनों के सेम आएंगे, बट अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फर्क है। कॉनकेव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर। इसमें भी वही केस हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा केस, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका μ1 माइनस μ2 अपॉन r दैट इज इक्वल μ1 अपॉन v माइनस क्लियर। ये कंडीशन तक की है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में। तो फाइनली अगर हम बात करें तो चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो चाहे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला आ रहा है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला आया है, और इसी में अगर हम बात करते हैं तो हम ये नोट कर सकते हैं किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। जो आपकी कॉन्वेक्स सरफेस होगी वो r कैसा होगा, r इज पॉजिटिव। दूसरा अगर हम बात करें कॉनकेव सरफेस के लिए, कॉनकेव सरफेस r इज निगेटिव। क्लियर। ये मेन डिफरेंस रहेगा। तो आज हमने रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस की बात की और कॉमनली एक फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे लेंस से रिलेटेड कई कैलकुलेशंस को करने के लिए या कई टाइप की रिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।